हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम DSSB की लास्ट क्लास करेंगे, यानी कि लास्ट रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में आपको क्या कराया जा रहा है, इसरो का पेपर, यानी कि आपको DSSB के पेपर करा दिए गए हैं, KVS के पेपर करा दिए गए, राजस्थान के पेपर करा दिए गए और आज कराए जा रहे हैं इसरो के पेपर, जिनमें से आपके DSSB यानी DSSB लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में पेपर आ सकता है। अब यानी कि आज जो भी पेपर देख रहा है, यानी कि आज का जो पेपर देख रहा है, अब बच्चों इसमें आपके लिए यानी कि कल जितने पेपर बच्चे पेपर देंगे, यानी कि कल है 10 तारीख और कल आपका लाइब्रेरी का एग्ज़ाम है। सभी को ऑल द बेस्ट। और कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कल आपको पेपर में करना क्या है, यानी कि अपने दोस्तों की मदद कैसे करनी है और आपको किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। तो चलिए अभी पहले देखते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। आज बारिश की वजह से लाइट और नेटवर्क में थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो एक वीडियो लेट भी मिल सकती है आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। वीडियो का चक्कर, आपको कभी वीडियो की दिक्कत हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपके DSSB के अकॉर्डिंग है, यानी कि DSSB में आ सकता है। पहली बार विकसित यानी कि फर्स्ट एवर डेवलपमेंट रिथम सिस्टम, यानी कि ये आपको करा चुका है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए। जब सिस्टम की बात करता है तो कौन से सिस्टम की बात कर रहा है, और वो है CC, ठीक है, यानी कोलोन क्लासिफिकेशन की बात करता है। दूसरा क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। इसमें बात करता है कोल नंबर की, यानी किसी पुस्तक के पते की तरह और पता करता है कि पुस्तकालय में कौन से स्थान पर है, तो कॉल नंबर। ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आता है DSSB में, तो याद कर लेना। AACR2 की प्रस्थापना के लिए 2010 में विमोचित किया गया कैटलॉग स्टैंडर्ड क्या था, यानी कि द न्यू कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड रिलीज्ड इन 2010 रिप्लेस ऑफ AACR2। AACR2 को क्या कर दिया था, AACR2R आ गया था, यानी कि रिवाइजेशन कर दिया था। और उसमें क्या आया था, उसमें आपको पता ही है, आपको जब चीज़ें चेंज होती हैं तो RD यानी कि RD आया था, और RD के फुल फॉर्म से को पूछी जाती है। चलिए RD की देखो, यहाँ आपसे RD की फुल फॉर्म पूछिए और आपको नीचे RD की फुल फॉर्म पूछिए, रिसर्च डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, यानी कि ये। चलिए इसमें ज़्यादा तक एक राजस्थान वाले पेपर में और इसरो वाले पेपर में DSSB के अकॉर्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। चलिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट फिजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द मेगा डाटा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। कोर मेगा डाटा एलिमेंट सेट, तो ये पूछा जा सकता है कोर मेगा डाटा एलिमेंट सेट, तो इसका आपको पता ही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 15 हो जाएगा। OCLC आपको पता है OCLC है क्या, यानी कि डैश कहलाता है कि वर्ल्ड इज़ द लार्जेस्ट यूनिक कैटलॉग प्रोजेक्ट इज़ एंड मेंटेन्ड बाई, यानी कि मेंटेन्ड बाई OCLC क्या है, OCLC आपका हो जाएगा वर्ल्ड कैट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, देख मिनट रुकिए। SDI जनवर्ट, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। सामान्य वित्तीय नियमावली भारत में, ये इम्पोर्टेंट है। सामान्य वित्तीय नियमावली भारत में के नियम 194 डैश पर दिशा निर्देश है, तो डैश पर दिशा निर्देश की बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए। जब डैश की इसमें आ जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक, यानी कि पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। फेयर यूज़ आपसे पता है, फेयर यूज़ का क्या होता है, फेयर यूज़ किसके अंदर आता है बताओ। फेयर यूज़ एक ही के अंदर आता है, वो होता है कॉपीराइट एक्ट। और कॉपीराइट एक्ट आपको पता है कब आया था, कॉपीराइट एक्ट में क्या कहता है, 60 वर्ष के बाद जैसे ही ऑथर मर जाएगा, उसके 60 वर्ष के बाद अपना कहना उसके सारी से सामान इकट्ठा करना शुरू कर देना, तो ये कहता है। चलो आगे चलते हैं। ILL, ये इंटर लाइब्रेरी लोन, ये आपको बताइए, ये तो आपको पता ही है। इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन पहचान संख्या जो प्रकाशन के लिए है डैश के रूप में जानी जाती है। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन पब्लिकेशन इन आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज़ अ मीन ऑफ मैनोग्राफी पब्लिकेशन इज़, ये क्या होता है भाई। जब इंटरनेशनल की बात आती है तो किसकी बात कर रहा हूँ, ये बताओ। ISBN की बात कर रहा है, ISSN नंबर की बात कर रहा है, ISDN की बात कर रहा है,
तो किसकी बात करा, ISBN की। और ISBN की फुल फॉर्म क्या है, ISBN क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और कितने डिजिट का होता है, 13 नंबर डिजिट का होता है। और पहले कितने का डिजिट का होता था, ये होता था 10 डिजिट का। ओपन एक्सेस पब्लिकेशन, ओपन एक्सेस पब्लिकेशन को आपको पता ही है, ओपन एक्सेस पब्लिकेशन क्या होते हैं, ये होता है जो ये पब्लिकेशन विच इज़ गिवन एक्सेस एनी वन एनीवेयर विदाउट एनी परमिट एंड परमिशन, यानी कि किसी की परमिशन के बिना कहीं भी यूज़ कर सके, वो ओपन एक्सेस होता है। जैसे कि आपने देखा कि लिनक्स है, वो ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर है, उसके लिए पैसे ऐसे कुछ नहीं देने पड़ते, तो एक तरह का सॉफ्टवेयर है वो। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइड फुल टेक्स्ट फुल क्वालिटी कंट्रोल ओपन एक्सेस जनरल पब्लिकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है DTPS में, तो याद कर लेना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, DOAG, यानी कि DOAG की फुल फॉर्म कोई बता सकता है क्या होगी, बताओ DOAG की फुल फॉर्म क्या होगी, डायरेक्टर ऑफ ओपन एक्सेस जनरल, ध्यान कर लेना, डायरेक्टर ऑफ ओपन एक्सेस जनरल। भाई जी से जे से जनरल आ गया तो जनरल तो हो गई, अब इसमें जे कहीं दिख रहा है और कहीं में किसी में भी दिख रहा, तो क्या सीधे सीधे आपका ऑप्शन काटने वाली भी चीज़ सीखो, तो ओके चलिए। व्हाट इज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इस तरह के DTPS भी क्वेश्चन पूछता नहीं है। ये आपको पेपर कराया हुआ क्वेश्चन पेपर है, वही पेपर जो आपको कराए हुए थे, यानी DTPS भी सॉरी इसरो के टाइम पे कराए थे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट प्रेगलिज्म। प्रेगलिज्म का मतलब क्या होता है, प्रेगलिज्म का मतलब समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो नहीं। प्रेगलिज्म का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने किताब बनाई, ठीक है, मैंने उसे डाल दी, मतलब उसे शोध गंगा पे डाल दी, अपनी रिसर्च शोध गंगा पे डाल दी, और शोध गंगा पे क्या कहता है, शोध गंगा या फिर कहीं भी इंटरनेट, मतलब एक बार इंटरनेट पर डल गई और आप या कोई भी उससे कॉपी करना शुरू कर दे, तो वो एक तरह से जब आप अपनी बुक पब्लिशन के लिए दोगे तो उससे पहले आपका चेक होगा कि आपका डाटा कॉपीड है कि नहीं। कॉपी का डाटा का परसेंटेज होता है 10%, 10% से जिसका ज़्यादा होता है तो वो अनफेयर में चला जाता है, और अनफेयर में आपको दोबारा बनाना पड़ता है। चलिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफाई द पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक मैगजीन साइंस। तो साइंस की ये आपको पता ही है, इसका इतना इम्पोर्टेंट माना नहीं जा रहा, पर आप लिख लीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, यानी कि इसका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। विच ऑफ ये फोर्थ लॉ आपको सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा ये, सेव द टाइम सेव द, यानी टाइम बचाने की बात करता है। अच्छा, भारत में ये एक मिनट, भारत में अध्ययन शोध लागू होते आग्रह करने की बात करता है, तो छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को भी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग जो डाटा होता है उसके बारे में बोल रहा है, तो इसका क्या है, इंजीनियरिंग विज्ञान प्रौद्योगिकी और मानविकी के ऑनलाइन वेब वीडियो पाठ्यक्रम के द्वारा अध्ययन प्रदान करने के लिए IIT और IITs, यानी कि एक तो IIT होता है और एक इंफॉर्मेशन साइंस होता है, सॉरी एक साइंस का होता है और एक टेक्नोलॉजी का होता है, तो ध्यान कर लेना। प्रोवाइड टू क्या कर रहा है, वो ऑनलाइन वीडियो और वेब की बात कर रहा है, तो इसमें किसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बताओ, जो इस तरह की बात करता है वो कहाँ पे लेके चलता है, वो करता है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप सोच रहे थे ये और ये सोच रहे होंगे बच्चे, पर इनका आंसर ये नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा कराया है कि आपको पता चल जाए कि इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, भैया ओपन सॉफ्टवेयर जब वो आता है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, और वो भी किसका, बताओ, कोआ लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे, ठीक है। लिप्सिस ये लिप्सिस कॉरपोरेशन का है। सोल किसका है, सोल किसने बनाया था, कोआ किसने बनाया था, तो ये भी बताना है आपको। चलो 25 इंपॉर्टेंट नहीं है। 26 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एकेडमिक के बारे में कह रहा है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो। 27 इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में कौन सा सूचना प्राथमिक स्रोत नहीं है, भाई प्राथमिक स्रोत नहीं है पूछा है वो। जब प्राथमिक स्रोत की बात आई थी, मैंने आपको पहले बताया था, जर्नल प्राथमिक स्रोत होती है, थीसिस प्राथमिक स्रोत होती है, और पेटेंट प्राथमिक स्रोत होती है, तो जो रेफरेंस बुक होती है वो प्राथमिक स्रोत नहीं होती, तो इसलिए आंसर लगा दो इसका आंख बंद करके बी। चलो 28 चलते हैं। 28 क्या कहता है, हु इज
28 नंबर आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए छोड़ दो। चलिए आगे चलते हैं। वैसे अगर ये सोचो तो आपके क्या नाम कि इसमें रंगनाथन जी ने करी है तो वो बात अलग है। वैसे रंगनाथन जी का ही आंसर इसका रंगनाथन है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आ सकता। चलो आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, द जर्नल, ये जर्नल के बारे में पूछ रहा है। तो जर्नल ये है किसका, निस्केयर का जर्नल है। तो यानी कि ऑन्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी नामक पत्रिका का प्रकाशन का कौन करता है। द जर्नल ऑफ एनल्स ऑफ द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज इज पब्लिश्ड बाय। तो क्या है इसका आंसर क्या बताया आपको मैंने, निस्केयर। ध्यान कर लेना। और निस्केयर की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ओपीएसी तो सबको पता है। ओपीएसी क्या है, ऑनलाइन, आगे बताओ ऑनलाइन क्या है, पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ध्यान कर लेना। और इसी की बदौलत आप ऑनलाइन जो किताब पढ़ते हो या ऑनलाइन लाइब्रेरी की जो चीज़ें हैं वो आएगी। ये छोड़ दो। 31 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। 32 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। और 33 क्या कहता है, द टर्म ऑफ सपोर्टर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन इंडिया। ये पूछा जाता है भारतीय पुस्तकालय तथा संस्थानों के लिए दस्तावेजों के पूर्ति के निबंधों पर डैश का द्वारा किया जाता है। द टर्म ऑफ सप्लेंट ऑफ डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज एंड इंस्टीट्यूशन इन लाइब्रेरी डिक्लेयर्ड बाय। तो किसके आ जाता है डिक्लेयर्ड में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखो जब इस तरह की बात आ जाए, अटपटे सवाल हो और आपको समझ में ना आए, देखो समझ में ना आए तो क्या लगाना, वो सारी चीज़ छोड़ दो जो समझने वाली है, यानी इफला हो गया, ये हो गया, ये सारे समझने वाले, तो बचा कौन सा, अटपटाई बचेगा। थोड़ा सा ये ध्यान कर लेना। टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस, ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो। ओके ये भी छोड़ दो। 35 नंबर, किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में सूचना स्रोत के बारे में बताते हुए पुस्तकालय द्वारा बनाए जाने वाले संकलन को डैश कहते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, इंडेक्सिंग कहते हैं, बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा भैया, सीधी सीधी बात, नो बकवास, बिब्लियोग्राफी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो आगे। आरएसएस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। 40 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। डी स्पेस पूछा जा सकता है कि डी स्पेस है क्या, डी स्पेस का ध्यान कर लेना। जब डी स्पेस की बात आती है तो डी स्पेस हो जाएगा सी, यानी कि इसमें हो जाएगा हाँ यही होगा, डी स्पेस में डी हो जाएगा इसका आंसर, सो सी हो जाएगा, 41 का सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, किसने कहा था कि पुस्तकालय जाने के लिए कुछ अन्य पुस्तक निगाह, छोड़ दीजिए, इसे इम्पोर्टेंट नहीं है। बौद्धिक संपत्ति अधिक, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये किसके बारे में करता है भाई, जब आपको मैंने बताया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात बताई थी, तो उसमें क्या था, और इसमें क्या पूछा, शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है, देखो कॉपीराइट शामिल है, पेटेंट शामिल है और ट्रेडमार्क शामिल है, यानी कि ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ये छोड़ दो। और ऑन तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आपको बताया हुआ है, ये कि डाटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, विजडम हो गया, तो कई बार करा चुका है। चलो आगे चलो। हाइपर टेक्स्ट हमें चाहिए नहीं, हाइपर टेक्स्ट वैसे पूछा जा सकता है। तो हाइपर टेक्स्ट बनाने वाला कौन है बताओ, हाइपर टेक्स्ट बनाने वाला कौन है, सी आ जाएगा। हाइपर टेक्स्ट आ गया टेंड नेल्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये छोड़ दो। 48 छोड़ दो। 49 क्या कह रहा है, व्हाट द रिस्पॉन्सिबल IBD कैटलॉग, ये पूछा जा सकता है। ISBD तथा कैटलॉग कोड के बीच में क्या संबंध है, यानी व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ISBD एंड कैटलॉगिंग कार्ड। भैया कैटलॉगिंग कार्ड और ISBD के अंदर जो वो है डिफरेंस है, क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ISBD कैन रिप्लेस कैटलॉग रूल्स। ठीक है, और कौन से रूल्स रिप्लेस किए थे ये बता दो आप मुझे। चलो भाई आगे चलते हैं। यूनियन लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट हमें छोड़ दो। वैसे अगर पूछा जाए तो यूनियन लिस्ट के ऊपर क्वेश्चन अगर मैक्सिमम तो है नहीं, तो वो पीरियोडिक अवेलेबल
इन ए ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 51 इंपॉर्टेंट नहीं है। 52 क्या है, सभी क्षेत्रों में भारतीय पेटेंटों को डैश के प्रकाशित, ये इंपॉर्टेंट है। जो ये होता है तो आपको ये पता होना चाहिए, जितनी पेटेंट बात आती है तो गैजेट में आती है, याद कर लेना, रेफरेंस में नहीं होगी। शिक्षा के संबंध में कौन सा आयोग यह विचार था कि वृद्ध कर रहे किसी भी विभाग को अच्छा देखो, इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आयोग से रिलेटेड है, और आयोग में एक ही आयोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो हम किस में है भाई, आप किस चीज़ का पेपर दे रहे हो। अब ये कह देंगे बच्चे कि हम तो लाइब्रेरी का पेपर दे रहे हैं, और लाइब्रेरी में कौन सी लाइब्रेरी का पेपर दे रहे हो, एकेडमिक लाइब्रेरी में। तो एकेडमिक लाइब्रेरी में आपको मैंने कहा था कि कोठारी आयोग, शैडलर आयोग, ये ध्यान कर लेना क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका आंसर यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 44 इंपॉर्टेंट नहीं है। 45 आपके लिए DOE में इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। जूली प्रो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ द, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपको पता है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट इज गारंटेड फॉर द, भैया 60 वर्ष के बाद आता है, यानी कि मरने के 60 वर्ष के बाद, निधन के 60 वर्ष बाद। रुके मैंने क्या लगा दिया, लेखक के निधन के 60 वर्ष बाद पुस्तकालय प्रकाशन होने के, तो 60 वर्ष के बाद क्या कह रहा है, 60 वर्ष के बाद, भैया जिस दिन लेखक मर जाए उसके बाद अपने 60 वर्ष गिन लेना, और उसका यानी कि अपने बच्चों को कह देना कि ये किताब है, इसलिए लेखक मर गया आज के तारीख में, और अपनी कुछ भी अमेंडमेंट करके इसे बना के बेच देना। चलो आगे चलते हैं। आगे के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फालतू में आपको लेके चलो, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा पेपर था, 15 का पेपर। अब चलते हैं, इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट पेपर। तो 1 मिनट में खोल लूँ। चलिए ये है आपका 13, 11, 16 का पेपर, यानी कि 13, 11, 16 का पेपर करेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं, जल्दी टाइम वेस्ट न करते हुए। चलिए, यूनेस्को द्वारा डैश के विश्व पुस्तकालय कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, तो आपको पता ही है इसका आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल, यानी कि पहला हो जाएगा इसका आंसर। और लाइब्रेरी वीक का मनाया था 14 तारीख को, लाइब्रेरी दिवस, ये सब चीज़ें आपको बताई हुई हैं, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। RDA क्या, ओके, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, RDA इंपॉर्टेंट है। RDA इंपॉर्टेंट कब इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कैटलॉगिंग से संबंधित है, यानी कि RDA आपका आ जाएगा कैटलॉग। 2.0 आपको मैंने कराया चाहिए, यानी कि टैगिंग इन वेब 2.0 एप्लीकेशन कॉल्ड। तो ये आपका इस तरह नहीं पूछा जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन इस तरह नहीं आएगा, आपको एप्लीकेशन दे दी जाएंगे, उनमें से बताना होगा कि 2.0 कौन सी है। और PPBS क्या है, PPBS आपको पता है बजट है, इसलिए इतना दिमाग ख़राब मत करना कभी भी ये कि ये है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। एक पुस्तक के मूल पाठ के पूर्व तथा पत्र को डैश कहलाता है, यानी शीट ऑफ बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट ऑफ ए बुक इज कॉल्ड, क्या होता है, यानी कि 6 नंबर का आपको पता है एंड पेज, सीधे एंड पेज हो जाएगा भैया। जब शुरू और आखिरी में जब ख़त्म कर दी किताब तो बचा क्या, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड, यानी कि एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या प्रोवाइड करता है। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कैनन्स ऑफ, यानी कि कैनन्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। ओके सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, आइडियल प्लानिंग के ऊपर सोच रहा था मैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेखन सापेक्ष सहित संपूर्ण ग्रंथ, यानी कि होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन अलोंग द विद एब्स्ट्रैक्टिंग आर्टिकल, ये हो जाएगा। और जब इसके कैनन की बात आती है तो कैनन आपको मैंने कराए हुए, कैनन आप देख लीजिए, सारी जगह कैनन में सिर्फ यही पूछे जाते हैं जो हेडिंग मैंने कराए हुए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, प्रारंभिक यानी कि रॉ अन इवोल्यूशन अनप्रोसेस्ड और अनऑर्गेनाइजेशन फैक्ट इज कॉल्ड डाटा। ध्यान कर लेना, जब इस तरह की चीज़ आ जाती है डाटा, भैया जो कुछ भी अन है, यू है ना रॉ डाटा है, तो उसे कहते हैं डाटा। अब डाटा से मिलके बनता है ये इन्फॉर्मेशन से मिलके बनता है नॉलेज, और नॉलेज से मिलके बनता है विजडम। ये आपको मैंने कराया चुका है, अभी आपको देखने के मिला है। DDC कब आया था, तो DDC आपको पता ही है, DDC कब आया था 76 में, तो यानी कि 76 हो गया बी। इसका आंसर DOI क्या है, DOI आपको पता है, DOI आपका डिजिटल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इसका हो जाएगा डी। चलो कोआ क्या है, ये क्या है, सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए है क्या है, ये है लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर। और डेवलप किसने किया, डेवलप क्यों करा, ये है
कोटोपो कम्युनिकेशन लिमिटेड, न्यूजीलैंड। चलो आगे चलो, ये पूछा जा सकता है तो ध्यान कर लेना ये वाला। एजुकेशन का आपको ये पता होगा, 13 नंबर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, 370 है इसका आंसर। चलो आगे चलो, ई बुक आपको पता है क्या, यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई बुक। भाई ई बुक क्या होती है? ई बुक क्या होती है? जो आपको फ़ोन में मिलती है, यानी कि एनी बुक अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। चलो AACR2 एडिशन स्टैंडर्ड हैज़ बिन राइट। भाई AACR2 किसके अंडर, किसके स्टैंडर्ड में चल रहा है? सॉरी, इस स्टैंडर्ड बोला, स्टेटमेंट के अंदर चल रहा है। तो AACR2 की जब स्टेटमेंट आती है तो उसमें आता है इंडो अमेरिक एरोबिक, सॉरी इंडो अमेरिक एरोबिक। 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपको पता है, 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस 31 में है। और 33 में क्या आया था? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जब 31 में आया तो 33 में क्या आया था? CC, ध्यान कर लेना। चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। मेजरमेंट प्रोसेस, प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखन की उत्पादकता मापन डैश के, ये इंपॉर्टेंट है, छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर तो आपको सबको पता है, 19 नंबर बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि जब कॉल नंबर ऑफ द बुक मीन्स क्या होता है, कॉल नंबर ऑफ बुक मीन्स है बुक नंबर और क्लास नंबर, ये आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 20 इंपॉर्टेंट नहीं है, 21 इंपॉर्टेंट। 21 अब बताओ पेटेंट क्या है? पेटेंट किस प्रकार की सूचना करता है? तो पेटेंट होती है पहली प्राथमिक, यानी कि ALU आपको पता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि ये आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन में आ सकता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट याद कर लेना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि आपको बताता हूँ मैं, चलो 1 मिनट का टाइम लेना ही पड़ेगा मुझे। जैसे कि ये है कंप्यूटर का डायग्राम, ठीक है। कंप्यूटर का डायग्राम में ये होती है MU, CU और ALU, इससे बनता है CPU, जिसे हम CPU कहते हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यानी कि जितनी भी गणना का काम है ये करेगा। कंट्रोल यूनिट मतलब पूरे कंट्रोल को ये करेगा, और मेमोरी को संभालने का ये काम करेगा कि मेमोरी को कितना, यानी कि मतलब 8 GB आपकी मेमोरी है, तो 8 GB में 1 GB मुझे इससे देनी है, 2 GB इससे देनी है, इस तरह से 1 GB स्टोर करके रखनी है, 1 GB पूरे कंप्यूटर को चलाने में। तो वो मेमोरी का काम ही होता है। और कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? किसी में जैसे कहते हैं ना, जैसे भीड़ भड़ाके वाले एरिया में जाओ और क्या ना, जो वहाँ के लोग बाग होते हैं उसे व्यवस्था को संभालने का काम करते हैं, और वो कहते हैं चलते रहिए व्यवस्था को बनाए रखें, तो वो करता है CU, और ये ALU करता है इसका काम। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए पत्रिका संबंध, ये आपको पता है पीरियोडिक डिक्शनरी हो जाएगा इसका आंसर, छोड़िए। बिब्लियोग्राफी का आपको पता है, बिब्लियोग्राफी का किसका आंसर हो जाएगा? 24 का क्या होगा? 24 का आपका कितनी बार बचा चुका है? कैनरोड गेल्सन, ये आपसे पूछा जा सकता है। मैन इमाम पूछा जा सकता है। डिक्शनरी का एक आर्टर है, याद कर लेना डिक्शनरी का। और पीटर ऑटले किसका है? UDC या DDC, बताओ। चलो भारत के ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैथमेटिक्स सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है इज प्रोटेक्ट, यानी कि सारे आ जाएंगे इसमें। 27 का ऑल ऑफ द हो जाएगा, छोड़ दो। इन भारत में 1954 में दशमलव अधिकारी के संकीर्ण पर्दा। अच्छा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इंडिया लाइब्रेरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी हैज़, यानी कि किसके अंडर में, यानी कि लीगल डिपार्टमेंट ऑफ 1954 आया था, उसके अंडर में कौन सी कितनी लाइब्रेरी थी? 3 लाइब्रेरी थी, याद कर लेना। और इसी में बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसमें ठोक देते हैं 4, यानी कि 4 नहीं थी, दिल्ली बाद में बना है। यानी कि दिल्ली आपकी कब बनी है? डिपॉजिटरी लाइब्रेरी जो दिल्ली है वो कब बनी है? पहले हमारी थी 3, फिर उसके बाद आई थी 4, यानी कि ध्यान कर लेना 3 थी हमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले 3 है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इंस्टॉक का विलय निस्कॉम से हुआ है तथा डैश के नाम से जाना जाता है। अब ये बताओ, जब इंस्टॉक और निस्टॉक, यानी कि इंस्टॉक का निस्कॉम में हुआ विलय तो किस नाम से आते हैं? तो निस्केयर के नाम से जानी जाती है। और ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलो ये इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर इंपॉर्टेंट है भैया। ISSN नंबर आपको सबको पता है 8 डिजिट का होता है। 10 डिजिट 13 डिजिट को कौन सा होता है? 10 डिजिट का था ISBN नंबर, और पहले यानी 2007 से इसके आसपास था। और अब कितने डिजिट का है? 13 डिजिट का है।
शोध कोश सूचना पत्र के लिए किसने नियम बनाए थे? भाई इसका तो आपको सबको पता होगा, इसलिए कराने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि इसका हो जाएगा ए कार्टर। भाई डिक्शनरी मैंने बताई थी, डिक्शनरी होती है काटने वाली जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं डिक्शनरी। एंड और नोट, एंड और नोट का जो रिप्रेजेंट करता है वो किससे करता है? एंड नोट और जो होता है आपका उसका हो जाता है बुलियन लॉजिक, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? एनुअल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो आपको रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए कराने की जरूरत नहीं है। RRFID यानी कि RRFID जो प्रौद्योगिकी यानी कि RRF टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्या है भैया? आपको कहते हैं ना, जैसे आप कपड़े लेने जाते हो कि अगर आप वहाँ से सामान उठा लो वो एकदम टू 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 वही वाली चीज़ है ये RRFID, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रचलित, इसका हो जाएगा प्रचलन सर्कुलेशन कंट्रोल। चलो आगे चलते हैं। मोजिला, ये तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोजिला क्या है तो सबको पता, बच्चों को पता। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सिंपल डबलिंग कोर मेटा डाटा, यानी कि मेटा डाटा एलिमेंट सेट, यानी कि इसमें आपसे पूछा है और इसमें कितना आंसर है? इसका आंसर 15 है। और कई बार आपसे, यानी कि राजस्थान वाले पेपर में भी मैंने कराया था, इसका आंसर 15 है। और आपको जहाँ भी इसका दिख रहा है डबलिंग कोर का दिख जाए तो इसमें 15 लगा देना आँख बंद करके। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सी ए एस भी इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो। ग्रंथालय के बीच अच्छा, रिसोर्स शेयरिंग तो आपको बताइए, कल भी कराया था क्वेश्चन ये। देखो कल आपको राजस्थान के पेपर में कराया था, आज आपके इसरो के पेपर में कराया था, इसलिए कहता हूँ कि आपको सारे ओल्ड पेपर रट के जाने हैं। रट के जाने का और कोई रीज़न नहीं है। और ये किस में आ जाएगा? लाइब्रेरी यानी कि ग्रंथालय सहकारिता। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे? इसमें कर देंगे मैनेजमेंट। भैया मैनेजमेंट नहीं है, और उसका भी आंसर मैंने आपको बताया था। प्रथम नियम के अनुसार ग्रंथालय का स्थान निर्धारण डैश के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? कि जिससे उसके अंदर सब आ जाएँ। यानी कि आप अपना धंधा कहाँ खोलोगे? अगर आपको सीधी बात ये है, अश्नील गोवर जैसे कहते हैं कि मैं अपना धंधा, यानी कि वो कभी भी अपने बिजनेस ऐसे नहीं कहते कि बिजनेस, वो कहते हैं इतने मतलब बिजनेस मॉडल को लेके भी वो सीधे सीधे नॉर्मल बात कहते हैं कि मैं अपना धंधा भैया वहाँ खोलूँगा जहाँ कहना मुझे पैसा मिलेगा, यानी कि सीधे वो अपने बिजनेस को धंधे में कहते हैं। तो यानी कि आप बताओ अपनी ये जो लाइब्रेरी है उसे कहाँ खोलोगे? बताओ। ऐसी एक चीज़ का वही बात है भाई, ऐसी चीज़ कहाँ खोलोगे? यानी चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है 42 क्या कह रहा है? वन ऑफ द, यानी कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट के हाउस कीपिंग ऑपरेटिंग लाइब्रेरी। भाई देखो हाउस कीपिंग ऑपरेटिंग लाइब्रेरी का आपको पता है क्या होता है? सबको पता है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अच्छा इसमें ऊपर चल रहे थे, यानी कि यहाँ पे कौन सा था? इसका हो जाएगा, इसका देखो आयोग ने, यानी इसने कोई भी आंसर नहीं दिया। देखो जब फर्स्ट लॉ में लोकेशन की बात करता है तो लोकेशन ऐसी जगह खोलनी चाहिए, यानी कि लाइब्रेरी ऐसी जगह खोलनी चाहिए जहाँ पर आप सभी आ जाओ। तो यानी कि एक तरह से सेंटर ऑफ द प्लेस खोलनी चाहिए। वैसे इसका आंसर बताया नहीं गया है तो इसलिए ध्यान रखना। और सेंटर ऑफ द प्लेस इसलिए खोली जाती है क्योंकि सभी वहाँ पर आ सकते हैं। वैसे इसका आंसर हो जाता है लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर सभी व्यक्ति आते जाते हों, तो इसका ध्यान रखना। अच्छा इसका आंसर क्या है? 42 का आंसर क्या है? 42 का आंसर आपका हो जाएगा इंटर लाइब्रेरी लोन, यानी कि नहीं पूछा है, प्रचलन में नहीं है, क्योंकि किसकी? हाउस कीपिंग ऑपरेशन निंग इन लाइब्रेरी की पूछ रहा है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट कार्ड प्रिंसिपल एक्सेस, ये आपसे पूछा जा सकता है। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपको सबको पता है कि क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कार्ड कैटलॉगिंग, ये हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है एंड सिस्टमेटिक। चलिए आगे चलते हैं। लाइब्रेरी इज़ फुलफिल ऑटोमेटिक सर्विस इज अ डिजिटल रिसोर्स इज कॉल्ड। डिजिटल रिसोर्स इज कॉल्ड, ये आपको करवाने की कोई आगे बात ही नहीं होती कि भाई जब इतना आसान क्वेश्चन, अगर इतना आसान क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या होगा? खुद भी करके देखो कि इसका आंसर क्या होगा। जब देखो चलो एक बात बताता हूँ। लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज विद फुल्ली ऑटोमेटेड सर्विस एंड डिजिटल रिसोर्स इज कॉल्ड। भाई डिजिटल आ गया तो क्या आ जाएगा? एकेडमिक लाइब्रेरी थोड़ी होगी, डिजिटल लाइब्रेरी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, इसलिए आपको कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी के पास कब हुआ था, ये सारे के सारे याद कर लेना। कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी 65 में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 65। ठीक है, चलो आइए, क्वेश्चन नंबर 50 इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। 51 नंबर, विच कैटलॉग कार्ड फर्स्ट यूज ISBD, ISBD के अंडर कौन सा हुआ था, बताओ। CC हुआ, ACCR हुआ या ACCR क्या हुआ, तो इसका आंसर रहेगा ACR, और वो भी 2। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टोन डी इंपॉर्टेंट नहीं है। द अप्रोच दैट इज अलाउ फाउंड हेल्पफुल एंड अरेंजमेंट ऑफ द बुक इन लाइब्रेरी, भाई इसे बताने की ज़रूरत है क्या, बताओ। इसे कोई इस क्वेश्चन को इतना आंसर, जो इतना सब्जेक्ट, यानी कि आप सीधे सीधे बताओ, आपको कुछ नहीं आता लाइब्रेरी में, यानी कि आपने बिलीव भी नहीं करी हुई है, मैं इतना कह रहा हूँ। ठीक है, आपने बिलीव भी नहीं करी हुई है, तो यानी कि जो एक नॉर्मल आदमी होगा उसे कह देंगे ये सारी किताब रखी हैं, इन्हें लगानी है, और ऐसी लगानी है कि हर व्यक्ति को उसे पता चल जाए कि कहाँ पे कौन सी किताब है। तो क्या करेगा, सबसे पहले क्या उठाएगा, भाई सबसे पहले उसे कुछ नहीं आता, तो क्या करेगा, सब्जेक्ट हिस्ट्री किताब उठाएगा, एक अलमारी में डाल देगा, पॉलिटिकल की एक अलमारी में डाल देगा, मैथ की एक अलमारी में डाल देगा, साइंस की एक अलमारी में डाल देगा। वो ये नहीं करेगा, इंग्लिश की एक अलमारी में डाल देगा, ऐसे ही तो करेगा। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सेशन नंबर मत लगा देना, याद कर लेना। चलो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे ये क्वेश्चन, वैसे इस तरह क्वेश्चन DSSB में आ सकता है, तो ध्यान कर लेना। चलो आगे चलते हैं। डाटा अबाउट, ये डाटा तो कितनी बार करा चुका है, डाटा अबाउट डाटा, ये छोड़ दो। पोस्ट कोर, अच्छा पोस्ट कोर आपको बता चुका है, ये आपको पोस्ट कोर रिलेटेड किससे है, बताओ। मैनेजमेंट से है, ऑटोमेटिक सिस्टम से है, रेफरेंस से है, कैटलॉगिंग से, ये बताओ। और पोस्ट कोर का जो है पापा कौन है, ये भी आपको बताना है, बताओ कौन है पापा। पोस्ट मतलब P से क्या है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, S से क्या है, स्टाफिंग, और D से क्या है, ड्राफ्टिंग, CO से क्या है, CO है ये, CO ऐसे लिखा जाता है, वैसे इंग्लिश में ज़्यादातर कन्फ्यूजन करने के पूरा लिख देते हैं ऐसे। और R से क्या है ये बताओ, और B से क्या है, चलो B से तो मैं बजाता हूँ, बजटिंग है, आपको 2 से बताना है, CO और R का बताना है। और है किसका ये, इसका आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इसके कौन से बताओ, ये एक 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, एक लूथर गुलिक है इसका, या फिर आपको बताना है पीटर ऑटले, यानी कि इसमें से कौन सा है। नहीं चलो, और भी हार्ड करते हैं, पीटर ऑटले, लूथर गुलिक और हेनरी फेबल, इन तीनों में से बताओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और नॉइस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60वां नंबर है, ग्रंथ से पुराने हैं कभी उपयोग, अच्छा विड्रॉलिंग की बात करी थी, विड्रॉल यानी कि W, ओके W कहाँ लिखा हुआ है, अब इसमें W ढूंढ लो, तो इसका आंसर हो जाएगा आंख बंद करके, जस्ट जहाँ पर W है और वहीं पर ये क्या रहता है, वीडिंग। वीडिंग का मतलब है बाहर फेंक दो किताब को, बेच दो, यानी जैसे आप कबाड़े को, अपने घर का कबाड़ा होता है, उसे रद्दी वाले को दे देते हो, देते हो कि नहीं देते हो, न्यूज़पेपर है पढ़ लिया आपने सारी इन्फॉर्मेशन, 1 महीने 1.5 महीने बाद आप रद्दी वाले को बुलाओगे, आजा भाई इसे कबाड़े को तोल जा, वही है। स्लीविंग का मतलब होता है जो कटी पीटी किताब है, यानी कुछ भी, मतलब मान लीजिए कोई किताब है, उसका पहला पन्ना फट गया, तो आप क्या करोगे, उसे बाइंडिंग करा के उसे अपनी सेल्फ में ऐड कर दोगे, तो उसे कहते हैं स्लीविंग। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट पेपर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर, यानी कि इसके बाद नेक्स्ट पेपर देखते हैं। चलिए मैं 1 मिनट पॉज करता हूँ, नेक्स्ट पेपर खोल लेता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि अब चलते हैं, ये है 19 का पेपर, यानी 9/6/19 का पेपर है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये तो आपको पता ही है, इसका क्वेश्चन कराने की जरूरत ही नहीं, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये हो जाएगा। ये सारे सॉफ्टवेयर है, ये तो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, तो ये हो जाएगा। ये आपने जब कभी पुराने टाइम पे विंडो जो बनाई थी उसमें आपको ये सॉफ्टवेयर मिलता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पुस्तकालय चयन का एक सिद्धांत अधिकतम संख्या के लिए डैश लागत के सर्वोच्च पाठन, यानी वन ऑफ द बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल स्टेट दैट द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्ज नंबर ऑफ एट द डैश को। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मिनिमम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम।
ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि बजटिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथे नंबर का तो आपको आंसर बताने की जरूरत ही नहीं, यानी कि चौथे नंबर का आंसर छोड़ दो, आपको कराया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, इसे भी क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं, गैजेट है इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कोलोन क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड विद, तो कोलोन क्लासिफिकेशन किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, अच्छा से, यानी कि ये हो जाएगा। विच लॉ, यानी कि विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी कि कौन सा नियम किसकी पुस्तकों की छटनी पर जोर देता है? तो यानी कि जब इस तरह की बात आ जाए तो आपको पता है कौन सा नियम कहता है, वर्धनशील संस्था वाला कहता है सब कुछ छांट पाट के बाहर फेंक दो, तो वो कहता है 5वां नियम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट, 9 इंपॉर्टेंट है। ये किस 10वां क्या है? 10वां आपको पता है पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बात करता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी। एच डी आई वाज इंट्रोडक्टिव बाय, यानी कि एच डी आई कौन लेकर आया था? तो एच डी आई लेकर आए थे आपका हैंस पीटर लून, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 2.0 आपको बताया हुआ है। 2.0 क्या है भाई? 2.0 वाज कॉइन्ड बाय, तो यानी कि 2.0 किससे आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस तरह पूछा नहीं जाएगा 2.0 में, यानी कि उससे सॉफ्टवेयर पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान कर लेना। चलो, ऑन डिमांड लाइब्रेरी ऑफ कंप्यूटर पावर डाटाबेस स्टोरेज एप्लीकेशन एंड अदर IT रिसोर्स, तो क्लाउड, ये तो आपको पता ही है सब कुछ किसके बारे में करता है भाई। 14 नंबर किसके बारे में बात कर रहा है? तो आ जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए, यानी कि RMS क्या है? यानी कि रेफरेंस मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है वो किसकी बात करता है? रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है एंड नोट। अभी आपको बताया था एंड की बात कर रहा था, एंड नोट की बात करता है। ये आपको पता है, ये इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ द लीगल राइट, यानी कि ये कह रहा है निम्नलिखित में वह कौन से मात्र बौद्धिक कृति के रचयिता को जानने वाले कानून का अधिकार है? तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 16 का सी, कॉपीराइट की बात कर रहा है। और याद कर लेना, इस तरह क्वेश्चन आपको DSSS में देखने के लिए संभावना क्या मिलने के चांस है सारे के सारे। 6 वर्ष तथा 9 वर्ष के लिए निश्चित राशि, इसे छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जयंती प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन यूएस से पूछा है। इंडिया का कौन है? इंडिया का गायकवाड़ जी है। कभी भी ये मत लगा देना रंगानाथन। पहली बात ध्यान कर लो, 2 बात मैं अभी बता रहा हूँ। रंगानाथन फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट में नहीं है इंडिया के, लाइब्रेरी मूवमेंट में गायकवाड़ जी, ठीक है। अब इंडिया इसकी आ जाती यूएस की बात, तो यूएस में आपको आ जाएगा मेलवल डेवी, यानी कि मेलवल डेवी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये इंजीनियरिंग का तो आपको पता है, इंजीनियरिंग का कौन है भाई? इंजीनियरिंग का आ जाएगा बी, यानी कि इंजीनियरिंग का आपको इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो, RAD ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, ये रिपीट क्वेश्चन है। यूएपी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि यूनिवर्सल एबिलिटी पब्लिकेशन, इसका हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा IMCA, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे को पेपर में नहीं है, ये आपको पता ही है। इसका आंसर क्या है भाई? बताओ, वर्ल्ड क्या होगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। कम्युनिकेशन नहीं इंपॉर्टेंट है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाज पब्लिश्ड बाय, यानी कि 29 का क्या होगा? 29 का हो जाएगा बी, मार्शल डेकर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 30 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए 31 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंफॉर्मेशन लेगेसी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। नेशनल को दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, लाइक्स कोर्स, ये भी छोड़ दो, इंपॉर्टेंट है। भारत में किस नेटवर्क की, ये छोड़ दो, हमें इस पहले नेटवर्क की जरूरत नहीं है। बी स्पीकिंग भी छोड़ दो। विच इंडेक्सिंग सिस्टम टेबल इज अ रोल, ये आ जाएगा, यानी कि उसका 39 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
लाइब्रेरी 2.0 ये आपको पता होना चाहिए, लाइब्रेरी 2.0 की बात आती है तो 40 नंबर में आ जाएगा मैकल कैसे। रंगानाथन मत लगा देना, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ है वो हमारे रंगानाथन में। ISO 2018 स्टैंडर्ड जो होता है, ISO 2018 ये हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ISBN। ठीक है, ये आ जाएगा। वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह से अगर पूछा जाए तो ISBN इंपॉर्टेंट है, और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 44 इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी कांग्रेस इज अपॉइंट बाई, भाई इसका जो कांग्रेस वाली बात है, एक तो US है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ US, यानी कि US में ही है, ध्यान कर लेना। चलो आगे चलते हैं। ऑडियो बुक आपको पता ही है, ऑडियो इसका हो जाएगा, ऑडियो बुक पूछ रहा है इससे, तो यानी कि ऑडियो बुक में आपका क्या हो जाएगा। अब ये मत कर देना गूगल लाइब्रेरी, गूगल लाइब्रेरी में ऑडियो बुक नहीं है। जैसे आपकी ऑडियो बुक अभी बहुत सारे 2-3 सॉफ्टवेयर आए हैं ना जो ऑडियो बुक से रिलेटेड है, वो उसमें सारे वो आ जाएंगे। मुझे भी नाम याद नहीं है। 49 देखिए, 49 जीरो बेस बजट क्या किसने फर्स्ट डिज़ाइन किया है, 49 का आ जाएगा इंपॉर्टेंट। PPBS और ZBB याद कर लेना, ZBB इंपॉर्टेंट है। 49 का क्या हो जाएगा, पीटर फेयर, तो याद कर लेना, पहला हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर E। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द इम्पॉर्टेंट नहीं है, 51 इंपॉर्टेंट नहीं है, 52 आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, 53 54 इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, क्लासिफिकेशन नंबर यह चाहेगा, क्लासिफिकेशन नंबर ये जो है वो किससे संबंधित है, तो जो क्लासिफिकेशन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि ये हो जाएगा। ओके 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 सॉरी, ये हो जाएगा C। चलो आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बताओ, वर्ल्ड बुक डे एंड वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे क्या किस कब मनाया जाता है। ये जो 57 का आंसर है इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना अप्रैल 23, याद कर लेना अप्रैल 23। बुक यानी कि वीक भी याद कर लेना, लाइब्रेरी डे भी याद कर लेना, लाइब्रेरी डे भी याद कर लेना, तो ये सारे पूछे जाते हैं। RFD ये तो आपको पता ही, RDF स्टैंड फॉर, RDF स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, RDF स्टैंड हो जाएगा रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। ये आपको कराया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। नॉइज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। 63 इंपॉर्टेंट, फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। चलो इसलिए इसका आंसर बताओ, इसका आंसर हो जाएगा IFLA, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, तो यानी 63 का इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। 64 इंपॉर्टेंट नहीं है, कैनेक्स छोड़ दीजिए। अगर इसका लगाना चाहो तो आप इसका आंसर लगा लो, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी नेटवर्क, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं ये। चलो आगे चलते हैं। हो सका रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि 66 का क्या होगा, 66 का RRLF होगा, ये इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर की वेब ग्रंथालय सूची का संकलनकर्ता कौन है, यानी कि हु इज़ द कंपाइलर ऑफ वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, तो इसका हो जाएगा RRLF, और RRLF है कहाँ पे, कलकत्ता। पब्लिकेशन ऑफ, ये तो आपको कराया हुआ क्वेश्चन है। 67 तो 67 का हो जाएगा, सबसे पहला निस्केयर हो जाएगा इसका आंसर। चलो, पुराने दस्तावेज को प्रोडक्शन यानी कि ओल्ड, यानी कि इसको प्रोसेसिंग करने वाली बात क्या कर, अभी आपको बताया था, स्लीविंग, यानी कि वही आर्चिविंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ओके। 69 AACR2 आपको पता है, AACR2 की बताने की जरूरत है क्या, अमेरिकन क्या है, अमेरिकन बता दिया। अब कैटलॉग और रूल भी बता दिया, दूसरे एक ही फुल फॉर्म बताओ मुझे, ठीक है। चलो, हाइपर टेक्स्ट ये तो पता ही, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी कि 72 का हो जाएगा क्या, ई ग्रंथालय, यानी कि ई ग्रंथालय है इसका आंसर, ठीक है। 72 का ISBN प्रोवाइड, ये तो आपको सबको पता है, ये है दिल्ली, ध्यान कर लेना, वो कलकत्ता वाली नहीं है। चलो आगे चलते हैं। भाई जब प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, भाई देखो पहले डाटा आएगा, फिर इंफॉर्मेशन आएगा, फिर नॉलेज आएगा, नॉलेज के बाद विजडम आएगा, तो अब इस हिसाब से आपको बताना है क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। भाई जब वो डाटा के प्रोसेसिंग कर रहा है तो डाटा से क्या बना, इन्फॉर्मेशन बना, तो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर है। इन इंडिया विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द लाइब्रेरी साइंस कोर्स फर्स्ट,
सीधे सीधे आपको इसका तो आंसर पता ही होगा सब बच्चों को। भाई सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले मद्रास, यानी कि इसका हो जाएगा मद्रास। क्वेश्चन नंबर 67, ये ये क्वेश्चन आपको पता ही है, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, रंगनाथन है इसका आंसर, याद कर लेना। चलो आगे चलते हैं। RRFID, यानी कि अब ये पेपर हो गया ख़त्म, यानी कि 80 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद जो बच रहा है, लास्ट पेपर बच रहा है, अगर वो देखता हूँ मैं, 1 मिनट, कौन सा पेपर बच रहा है? चलिए, तो ये पेपर था, यानी कि ये आपके पेपर करा दिए जो इसरो के आपके संबंधित पेपर थे, जिसमें DSSB के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने थे। और एक पेपर जो था वो अभी मुझे मिला नहीं है, यानी कि बहुत जो अभी लेटेस्ट पेपर है उसके आंसर की नहीं आई है, तो इस वजह से वो आपको कराया नहीं जा रहा है, क्योंकि भाई ऐसा टाइम चल रहा है, ऑफिशियल आंसर की देनी ज़रूरी है। अब आती है बात सारी की सारी कल के पेपर की। देखो, कल का पेपर है, यानी कि कल है 10 तारीख, यानी कि 10 आपका जुलाई 2023 को पेपर है, ठीक है। 3 शिफ्ट में पेपर है। अब जो बच्चे अपने दोस्तों की, यानी कि अपने लाइब्रेरियन भाई बहनों की मदद करना चाहते हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट वाले क्या करें, अपना पेपर करने के बाद क्या करें, अपने जितने भी क्वेश्चनों के आंसर आपको याद, यानी क्वेश्चन याद है, तो इस वीडियो के लिंक यानी कि कमेंट सेक्शन में वो अपने क्वेश्चन डाल दें और लिख दें फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन ये, यानी जितने भी आपको क्वेश्चन याद है वो आपने लिख दें। उससे क्या होगा, जो सेकंड शिफ्ट वाला बच्चा होगा वो जो अगर वीडियो देखेगा तो उसे क्वेश्चन मिल जाएगा। सेकंड शिफ्ट वाले थर्ड शिफ्ट में डाल दें। देखो, मेरा पेपर है, यानी कि मैंने भर रखा है, तो मेरा है थर्ड शिफ्ट में, तो मैं तो आपकी हेल्प किसी भी तरह से नहीं कर सकता। अगर जो भी बच्चा एक्साइटेड हो, यानी कि जो भी बच्चा इस तरह से जुड़ना चाहता हो, अपने भाई बहनों की मदद करना चाहता हो, यानी कि अपने भाई लाइब्रेरियन क्या करेगा, एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि हम भी किसी भी मोड पे चले जाए, हमें एक दूसरे की मदद हर हालत में करनी पड़ेगी, चाहे लाइब्रेरी लोन के तौर पे करनी पड़े, चाहे लाइब्रेरी के तौर पे करनी पड़े। तो आज ही से वो शुरुआत करिए, यानी कि कल से वो शुरुआत आप कर सकते हैं। अगर आपको जिसे अच्छा लगे वो कर सकता है, इस वीडियो के कमेंट में, यानी कमेंट सेक्शन में अपना पेपर का ये बता सकता है कि ये क्वेश्चन आए थे, और जिससे हमें जब एनालिसिस करेंगे, जब उसके पेपर के बाद जब एनालिसिस करेंगे हम परसों, तो आपको सबको पता चल जाएगा, और सब अपना पेपर ज़्यादातर शेयर कर सकते हैं कि उनके क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपको। और एक चीज़ और, पेपर में बच्चे बैठ रहे हैं 13,000 समथिंग, यानी कि 13,000 समथिंग बैठ रहे हैं, मतलब वही 250 के आसपास, एक यानी 250 पे एक वैकेंसी, एक पोस्ट है 250 वैकेंसी, इस तरह का पेपर है। ठीक है, पहली बात तो होपलेस ना हो, और अपना पार्ट 1 में भी आपको 40% लाने हैं, और पार्ट 2 में भी 40% लाने हैं जनरल वालों के लिए। ठीक है, और मेरिट लगेगी, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है, तो याद कर लेना। दूसरा, अपना ID कार्ड रख लो, ID कार्ड और एडमिट कार्ड, दोनों चीज़ें रख लो। अपना मास्क रख लो, सैनिटाइज़र रख लो, यानी कि ये हो गया एडमिट कार्ड, ID प्रूफ, अपना क्या बोलते हैं मास्क के बाद क्या था, आपको क्या बताया था, अपने जो आपको यानी कि लोअर टी शर्ट पहन के जानी है, या फिर आप टी शर्ट पहन के जाओगे और अपनी पैंट पहन के जाओगे, चप्पल पहन के जाना है, मतलब स्लीपर पहन के जाना है। और जो बरसात का टाइम चल रहा है तो रेनकोट, अगर रेनकोट हो, छतरी हो, जो भी चीज़ हो वो लेके जानी है। मेट्रो वाले ध्यान कर लेना, जिसका फर्स्ट शिफ्ट में है भैया, अपना 5 बजे निकल जाओ, 6:50, 5 बजे का मतलब ये है 4:30 बजे उठ के घर से निकल जाना, 5 बजे अपनी मेट्रो पकड़ लेना। ठीक है, और दूसरी बात आती है सेकंड शिफ्ट वाले और 3 घंटे पहले, मतलब 12 बजे एंट्री है शायद से उनकी, आप मतलब ये निकलना घर से 8 बजे निकल जाना, क्योंकि सावन का टाइम चल रहा है, कावड़ियों का टाइम चल रहा है, और दूसरा पानी मतलब बारिश का टाइम चल रहा है, कहीं पता चला मेट्रो बंद हो गई, कुछ हो गया, फलाना हो गया, ढिगड़ा हो गया, हमें कुछ मतलब ये है पेपर देना है, हमें पेपर देने के चाहे हम 1 घंटा वहाँ जाके आराम से बैठ जाएँ। ठीक है, ये अपना करके चलना। आखिरी शिफ्ट वाले तो भूल के मत सोच लेना कि हमारे पास बहुत टाइम है, भैया बहुत टाइम है, दिल्ली में आ रही है बाढ़। ठीक है, दिल्ली हो गया, NCR हो गया, आजकल चूड़ा है, मतलब आपको पता ही है बारिश बहुत हो रही है, तो ये होश में मत रहना कि हम तो क्या नाम सेंसा है, आखिरी में हमारा पेपर है, तो वो तो बिल्कुल ही मत कर लेना। नोएडा वाले और
जो ये सरिता विहार वाले, यानी कि दिल्ली का आपको पता ही है क्या है। और खासकर दिल्ली वाले तो मेट्रो के ऊपर भरोसा मत कर लेना, क्योंकि मेट्रो कई कई बार ऐसा होता है आधा आधा घंटे एक एक घंटे खड़ी रहती है। तो इस चक्कर में कई बार जो बारिश की सिचुएशन में इस तरह का हुआ भी है। तो इसलिए आप अपना सावधानी से अपना मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लेके चलो, कोई नहीं है भैया। पेपर दे के आराम से जब वहाँ पहुँच जाओ खा पी लो, अपना कुछ ले जाओ। नहीं तो अगर पहुँच भी जाओ सरिता विहार, कुछ नहीं करना। सरिता विहार अगर जैसे ही आप पहुँचो सरिता विहार उतरना नहीं है अपना मेट्रो से। जैसे ही बाहर निकलोगे अपना करके, यानी कार्ड पंच करके अपना बाहर निकलती आप कुछ भी मिल जाए खाने पीने का, वहाँ बैठ के खा लो। मेट्रो की सीढ़ी पे बैठ के काम अपना पढ़ लो। अगर आपको बारिश आ रही तो मेट्रो की सीढ़ी पे बैठ के पढ़ लो। पर ये मत कर देना, लापरवाही मत कर देना। और कोई भी चीज़ यानी कि फालतू की चीज़ मत ले जाना। गर्ल्स के लिए खासकर मैं कह रहा हूँ, गर्ल्स अपना जो उनके ऑर्नामेंट्स होते हैं उसका ध्यान रखना। अपने जो नाक की है, कान की है, सब चीज़ें। और जो गर्ल्स बॉयज़ हैं वो अपने जो घड़ी अलाउड नहीं है, अंगूठी अलाउड नहीं है। अगर आप कलावा बांध रहे हो तो कलावा तो वो कटवाई देंगे। और रही बात इसकी क्या बोलते हैं राखी वाखी है, राखी आप अपने घर पे उतार के जाना, क्योंकि राखी का मतलब होता है बहुत शुभ की चीज़ होती है हमारे यहाँ। तो राखी वो अपने भाई बहन के त्यौहार के चक्कर में मैं भी राखी बांध रहा हूँ, तो इस चक्कर में मैं भी घर पे ही उतार के जाऊँगा। और रही बात आपको कुछ भी लेके नहीं जाना, यानी कि एक चीज़ और ध्यान रखना, कैश अलाउड है, सिक्के अलाउड नहीं है, सिक्के भी मत लेके जाना, ठीक है। पेन आपको वहीं से मिलेगा, पेन लेके नहीं जाना। आईडी, एडमिट कार्ड और फ़ोटो भी वहीं मिलेगा। अगर जिससे लगता है कि फ़ोटो लेके जाना है तो लेके जा सकता है भैया, कोई परेशानी नहीं है। बोतल आपको लेके जानी है, पानी आपको जाने नहीं देंगे पीने, तो यानी कि पानी की अपनी बोतल लेके जानी है। सैनिटाइज़र लेके जाना है, मास्क लेके जाना है और हाफ शर्ट पहन के जानी है। और जो क्या नाम गर्ल्स जीन्स टॉप वाली है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आपका टॉप हाफ होता ही है और आपके जीन्स में या फिर आप जो आजकल क्या पता नहीं क्या क्या चल रहा है, प्लाजो या इस तरह की चीज़ें चली वो पहन के चले जाओ, अच्छी बात है। आप आराम से पेपर दे लोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान करके लेके जाना। बारिश का टाइम चल रहा है इसलिए मैं आपको पहले ही 1 घंटे की से 2 घंटे आप पहले चल जाओ, यानी कि आपको 3 बजे एंट्री है तो आप 12 बजे पहुँच जाओ वहाँ। मैं खुद कह रहा हूँ, जिसकी 12 बजे एंट्री है क्या बोलते हैं 10 बजे पहुँच जाओ। जिसके 7 बजे वो तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं, हो तो बेचारा परेशान हो गए। खासकर सरिता विहार वाले और नोएडा वाले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नोएडा वालों के लिए कावड़ का सेक्शन चल रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। और इस तरफ जो कावड़ का चक्कर है, कावड़ यानी कि अगर भाई सरिता विहार वालों के लिए दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि एक बार वो मेट्रो में बैठे तो वो फिर क्या नाम वो मेट्रो में ही अपना सरिता विहार पहुँच जाएंगे। पर जो नोएडा वाले बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत होगी। और थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि आपको एक तो क्या नाम अपना आगे जितने भी बच्चे फ़ोन पे ऑन कर लेना। और मैं बताता हूँ, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मैं नहीं पहुँच पा रहा और आपके पास मेट्रो दिख रही है तो सीधे सीधे नोएडा इलेक्ट्रिक सिटी उतरना। नोएडा इलेक्ट्रिक सिटी से 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है, 2 से 3 किलोमीटर। जैसे आप इधर की तरफ चलोगे क्या नाम है इसका हॉस्पिटल का नाम है फोर्टिस के साइड में वो रास्ता जा रहा है, किसी से पूछ लेना। डी पार्क का है, डी पार्क के सामने नोएडा का आपका आयु जोन है, ठीक है। किसी से पूछ लेना आयु जोन कहाँ है नोएडा का, वो अपने आप बता देगा। नहीं तो अपना मैप खोलना, किसी के भरोसे मत रहना, क्योंकि ये जो है ना जो ऑटो वाले हैं वो 100 रुपये लेगा, 200 रुपये लेगा, इस तरह से पागल बना देगा। वही पागल बनाने वाली संस्था कर रखते रहते हैं और 100 रुपये 200 रुपये लेके आपको वहाँ पहुँचाएंगे सिर्फ डी पार्क। और जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तब देखोगे कितने 2 से 3 किलोमीटर है। और 2 से 3 किलोमीटर की जगह वो घुमा फिरा के भी ले जा सकते हैं कि जिससे लंबा लगे रास्ता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए यही थी इन्फॉर्मेशन। और अपना सब सामान रख लो। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। जितने भी स्टूडेंट आप यानी कि हम लाइब्रेरी भाई बहनों को क्या करना है, जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनके क्या करना है, इस वीडियो के लिंक में यानी कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिख देने, सॉरी क्वेश्चन लिखने हैं। सेकंड शिफ्ट वाले को क्वेश्चन लिखने हैं, जिससे कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को सेकंड शिफ्ट वाले की मदद हो जाए और सेकंड शिफ्ट वालों को थर्ड शिफ्ट वालों की मदद हो जाए, ठीक है। तो ये आपको काम करना। और जिससे और इस सारे या थर्ड शिफ्ट वालों को क्या करना है, अपने आंसर छोड़ देने हैं और शिफ्ट में लिख देना फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तो ये लिख देना और जिससे आपको और इसके आगे क्वेश्चन करके क्वेश्चन करके लिख देना है, जिस तरह से पता चल जाए। और आखिरी में हम जब परसों
क्या करेंगे आपका वेडनेसडे के दिन मैं आपको सबसे क्या नाम एक तरह से पूछ लूँगा किस चीज़ का क्या क्या पेपर आया है, और जिसको जो भी इंटरेस्टेड हो वो जो व्हाट्सअप वाला नंबर है उस पर अपने क्वेश्चन क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जैसे आज लाइट नहीं आ रही है और क्या नाम इस तरह की दिक्कत चल रही है, तो इसलिए प्रिंट आउट निकलवा के रख लो, अपने कपड़े वपड़े लगा के रख लो, क्योंकि दिक्कत का सामना बहुत हो रहा है। ठीक है, चलिए थैंक यू। इसलिए थोड़ी सी वीडियो भी आपकी लेट हो सकती है आज।